भाई नहीं है, तीनों सिस्टर है। तो इनके पापा से एक बार इंटरव्यू पूछा गया था कि आपकी 3 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। तो इनके पापा ने कहा कि आप तो बोले लड़कों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़कियों के हौसले इतने बुलंद है और इतनी उपलब्धियाँ, मतलब इतनी आपसे वो पता है कि इंडिया का यदि बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, और स्टेट की बात करें तो पीएससी में सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और वो क्वालिफाई करना छोटी मोटी बात नहीं है। और इनने 2 बार एग्जाम क्वालिफाई करा, और जो फर्स्ट पोजीशन होती है, मतलब फर्स्ट वही होता है डिप्टी कलेक्टर, तो वो इन्होंने अचीव करा है, वो भी 2 बार। और इतनी कम एज में इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करना छोटी मोटी बात नहीं होती। तो आज मैं मॉडल को बोलूँगा कि मेरे बच्चों को कुछ मोटिवेट करें, और बहुत सारी चीज़ें आपको उनको सीखने को मिलेगी। क्योंकि एक छोटे से गांव से आके उनको शहर में तैयारी करी, पहले हॉस्टल से रहते थे, फिर तीनों बहन साथ में ये तैयारी करते थे, फिर रूम से रहने लगे, तो आज इस मंजिल पर पहुँच गए हैं। तो कुछ चीज़ें इनसे आपको सीखने की ज़रूरत है, और कुछ आपको पूछना है इनसे, तो आप पूछ सकते हो। तो इंट्रोडक्शन दे दिया है वैसे तो, पर फिर भी मैं सारे बच्चे कंपटीशन वाले हैं। फैमिली से बताया तो मेरा नाम पूर्वा है, और मैं धार जिले की रंधानी तहसील की रहने वाली हूँ, और गांव तो मेरा और पिंगला ही है, किसी ने सुना हो तो। कोई है धार का? यस है ना। हाँ, तो मम्मी पापा सबका इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जैसे सर ने बताया कि 2 बार डिप्टी कलेक्टर बने और वैसी परिस्थितियाँ भी नहीं थी, तो हाँ ये बात सही है। जब मैं स्कूल में, मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की रंधानी से ही, और स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तब तो ये था कि अपने क्षेत्र में तो बेस्ट होते हैं, तो मैं भी अपनी तहसील के स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी हर बार, 10th हो 12th हो जब भी हो। लेकिन जब मैं इंदौर आई तो फिर यहाँ पे अलग अलग स्टेट, मतलब ज़िले के बच्चे थे, और इंदौर तो एक जंक्शन है जहाँ पे हर क्षेत्र के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनके साथ देखा तो ये लगा कि यार बहुत कंपटीशन है, अभी अपने को कुछ नहीं आता है जिस हिसाब से अपन पढ़ के आए हैं। और फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है यार, अब यहाँ के बच्चे हैं तो इनके साथ कंपटीशन करते हैं, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और तो होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई की। और इसका जो लक्ष्य था कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये शुरुआत में तो नहीं था। जब 12th तक ये था कि मम्मी मेरी महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक है, तो वो बच्चों से, महिलाओं से मिलती रहती थी, उनका काम पब्लिक डीलिंग का ही था, तो अच्छा लगता था हमेशा कि यार मेरे को भी बनना है, ऐसा कुछ करना है। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो ये तो नहीं पता था कि डिप्टी कलेक्टर का नाम सुना था कि हाँ होते हैं, पर कैसे बनते हैं क्या, इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर कॉलेज में आई और 12th क्लास में वही जैसे सब मम्मी पापा का रहता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पहले था भी 2014-13 के टाइम पे। तो मेरे को भी यही बोला गया था कि इंजीनियर, मेरे पापा चाहते थे कि इंजीनियरिंग करूं, अच्छा इंजीनियर बनूं, और मैंने उनसे यही बोला कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे मम्मी के जैसे बनना है कुछ। अब पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं, लेकिन उनके जैसा कुछ करना है। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है, मतलब वहाँ से उन्होंने जो मुझ पर भरोसा दिखाया कि ठीक है तुम्हें जो बनना है वो बनो, लेकिन अच्छा करना जो भी करो अपनी लाइफ में। तो वहाँ पे विश्वास दिखाया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना है, अब मेरे को सिंपल ग्रेजुएशन करना है, ये पता था, पढ़ने के लिए आगे जॉब के लिए। फिर इंदौर में आई तो फिर यहाँ हॉस्टल में लड़कियों से पता चला, बहुत सारी लड़कियाँ तैयारी वाली थी, यहाँ पे तो रहते ही हैं हर प्रकार की तैयारी के लोग, तो उन्होंने बताया था कि पीएससी के एग्ज़ाम होती है और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं ये वो। तो फिर उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को भी डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, मतलब देख लिया था क्या काम होते हैं, कैसा होता है। और पीएससी में के एग्ज़ाम में ये रहता है कि राज्य सेवा परीक्षा में बहुत सारे अधिकारी बनते हैं, तो सबसे बड़ा जो पद होता है राज्य सेवा का वो डिप्टी कलेक्टर का होता है, जिसमें हमें एसडीएम का चांस दिया जाता है बाद में। उसके बाद डीएसपी होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, और अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारी बनते हैं, सारे पीसीएस अधिकारी होते हैं। लेकिन मेरा ये टारगेट था कि मेरे को सिर्फ डिप्टी कलेक्टर ही बनना है और एक ही बार में बनना है, अब उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो शुरू में तो सिर्फ टारगेट के अलावा कुछ भी नहीं आता था कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो पर धीरे धीरे ये मन में था कि यार करके जाना है, अगर यहाँ आए हैं तो इंदौर। हर बच्चा इंदौर आता है तो अपने साथ बहुत सारे ड्रीम्स लेके आता है, खुद के भी और अपने घर वालों के, अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा के स्पेशली, कि यार हमारा बच्चा बाहर गया है, पढ़ के कुछ करके आएगा। और जितने कॉन्फिडेंट अपन रहते हैं उससे कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस मम्मी पापा को रहता है, और वो आसपास बोलते भी है कि हमारा बच्चा वहाँ पे है और ये कर रहा है, तो उनकी काफ़ी उम्मीदें जुड़ जाती है अपने साथ में। तो मेरे साथ भी यही था। बस फिर उसके बाद लगातार पढ़ाई शुरू करी। शुरुआत में बहुत दिक्कत आती थी, फाइनेंशियली भी थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि मम्मी की सर्विस थी और तीनों बहनें, तीनों को पढ़ाना हर चीज़। लेकिन
ये सब चीज़ें अपनी पढ़ाई में या अपने टारगेट में कभी भी बाधा नहीं बन सकती है। ये आज है, कल नहीं है, परसों है, ये वाली चीज़ है, तो ये टेम्परेरी होती है। जो परमानेंट होता है वो चीज़ ये होता है कि आपका जो हौसला होता है, एक लक्ष्य होता है कि यार हमें करना ही है बस किसी भी हाल में। तो उसके बाद हम धीरे धीरे तैयारी में लग गए थे और ये नहीं पता था कि यार कैसे करना है। शुरुआत में जब मैं टेस्ट वगैरह देती थी तो इसमें 3 चरण होते हैं। प्रीलिम पीएससी के बारे में पता होगा ना, तो प्रीलिम्स का शुरू किया था, तो हिस्ट्री पॉलिटी जब पढ़ना स्टार्ट किया तो 6 महीने तक तो समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है ये, पर फिर भी ये था कि हाँ करना है कैसे भी करके। किसी को आ रहा है, कोई साथ में है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है लगातार। धीरे धीरे अभी नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में तो चीज़ें आ ही जाएगी, ये सोच के मैं करती रही। फिर 17 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद डेडिकेटेड फोकस होकर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। मेरी एक दोस्त भी है दिव्या, हम दोनों साथ में हमने तैयारी करी है सारी, हम दोनों ने मिलकर सारे नोट्स बनाए है ना, सारी प्रिपरेशन करी। उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह दिए लगातार। तो धीरे धीरे पहले तो बहुत गंदा, जैसे 100 क्वेश्चंस रहते थे तो 40-50 ये वाला स्कोर रहता था, लेकिन धीरे 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 बहुत मेहनत करी तो उसके बाद में 80+ स्कोर होने लगा, जो कि डिसेंट नंबर है अपने सिलेक्शन के लिए। तो उसी टाइप से प्रीलिम्स की तैयारी करी और प्रीलिम्स का हो गया। फिर मेंस जो था हमारा, तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए रहती थी। तो शुरुआत में मेरी थोड़ी राइटिंग ठीक थी, लेकिन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करना था तो उसको सुधारा। मालवानी माड़ के बच्चों की थोड़ी मात्राओं की गलती होती है तो मात्राओं को सुधारा, हर चीज़ सुधारी, क्योंकि वहाँ पे क्या थोड़ा हल्का बोलते हैं तो भारी ऐसे ई और ई में कोई अंतर नहीं कराया जाता है, तो वो वाली चीज़ें सुधारी। मतलब हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती थी उस पर बस दिन रात मेहनत करके उसको सुधार कर दिया और मेंस की प्रिपरेशन कर ली थी। अब 17 के बाद 18 में मेरी एज नहीं थी, 21 कंप्लीट चाहिए था, लेकिन कुछ 6-7 महीने उसमें कम हो रहे थे तो एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी मैं। फिर 2019 का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जब मैं 21 साल 6 महीने की लगभग हो चुकी थी, और वो एग्ज़ाम जो था वो 2020 में हुआ था, जिसका अब रिज़ल्ट आया है, सबको पता ही होगा एग्ज़ाम का। तो 2019 का एग्ज़ाम दिया, वो चल ही रहा था पैरेलल, उसके बीच में 2020 का एग्ज़ाम हुआ, फिर 2021 का हुआ, 2022 का। मतलब मैंने कुल 4 एग्ज़ाम दिए थे, चारों में मेरा परफॉर्मेंस जो स्टेज थी वो सारी क्लियर थी। अगर 2020 का इंटरव्यू दे दिया था मैंने और 2020 का रिज़ल्ट भी आ गया था, तो उस 2020 के रिज़ल्ट में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे पहली बार में सिलेक्शन हो गया था। पहला ही रिज़ल्ट था वो, अटेम्प्ट मेरा 19 का है पहला, लेकिन 20 का रिज़ल्ट पहले आ गया। उसके बाद मेरे 2021 का प्रीलिम्स क्वालिफाई था, उसका मेंस देना था, और 2022 का भी क्वालिफाई था, उसका भी मेंस था। तो 9 जून को रिज़ल्ट आया था, 9 जून 2023 को। और मैं अगला मेंस का फॉर्म भरने ही जा रही थी, तो रात में सोचा कि शाम हो गई थी, 6 बज गई थी, तो हमने सोचा कि यार चलो अब कल फॉर्म डालते हैं, और रात को रिज़ल्ट आ गया तो वो तो कैंसिल हो गया सारा एग्ज़ाम देना। लेकिन 19 का देने का मेरा ये रीज़न था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुकी थी, उसके बाद मेरा 19 का इंटरव्यू हुआ था, तो वो इसलिए देना था क्योंकि 19 में यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो सीनियरिटी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था फिर से, कि अगर मेरा उसमें भी डिप्टी कलेक्टर में ही होता है तो 1 साल का सीनियरिटी होता है। तो मैंने 19 का इंटरव्यू दिया, तो उसका रिज़ल्ट अभी आया है 26 तारीख को, तो उसमें भी मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और ये सेकंड है। तो दोनों ही बार लगातार जो मैंने टारगेट बनाया था अपना, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग दोनों ही एग्जाम में मेरे को डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल हुआ। तो ये तो अचीवमेंट्स थे जो भी सबको दिख रहे हैं कि हाँ आप सफल हो गए, लेकिन इसके पीछे बहुत साल की 4-5-6 साल की लगातार मेहनत थी। मतलब शेड्यूल में अपना बताऊं तो मेरे को यही था कि यार मैं इंदौर क्यों, अगर दूसरा कोई काम मैं करती ही नहीं थी पढ़ने के अलावा, क्योंकि मैं जब भी थोड़ा भी इधर उधर टाइम वेस्ट करा तो यही सोचती थी कि यार मैं इंदौर आई क्यों हूँ, मतलब मेरे को अपने घर से क्यों भेजा है यहाँ पे, मम्मी पापा ने क्यों भेजा है यहाँ पे, और मेरा क्या काम है यहाँ पे। तो ये होना चाहिए ना मन में कि हम कोई भी काम, जैसे कि अगर हमको कोई मार्केट लगी गया कि चलो शॉपिंग करना है अपने को, और अगर उन्हें शॉपिंग नहीं करवाई और अपन सिर्फ सामान उठाने के लिए गए वहाँ पे, तो अपने को गुस्सा आएगा कि यार तुम किस लिए बुलाए थे हमको और क्या करवा रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ होनी चाहिए हर किसी के अंदर कि जिस काम के लिए आए हो उस काम को यदि वो नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि चलो यार ठीक है चलने तो कोई बात नहीं, ऐसा कि यार यही वाला काम होना चाहिए। तो मैं जब यहाँ थी तो मैं यही सोचती थी कि यार मेरा केवल और केवल इंदौर रहने का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे को पढ़ना है
और मेरे को सिलेक्शन लेके वापस अपने घर जाना है और काम करना है। इसके अलावा मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, एंजॉयमेंट वगैरह ये सब नहीं है। तो मेरे माइंड में बस यही सोच थी। और जैसे कि मैं खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, कितनी चुनौतियों से हम बाहर निकल के आते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ आते हैं और अगर कुछ करके जाते हैं तो लाखों लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। और फिर हमारी वजह से कई बच्चे बच्चियाँ बाहर निकलते हैं, उनको भी उनके मम्मी पापा भेज देते हैं कि चलो तुम करके आओ। जैसे मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है कि जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद से मेरे को कई बच्चे मिले जो ये बोलते हैं कि मैडम बस आपके सिलेक्शन के कारण हमको बाहर आने दिया कि यार जब ये कर सकती है यहाँ से तो तुम भी कर सकते हो। तो ये वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती थी। और अगर हम यहाँ आए और हमने पढ़ाई नहीं करी और फालतू कामों में लग गए और वापस गए तो फिर जो बच्चे दूसरे रहते हैं ना वो भी नहीं आ पाते अपने कारण कि यार इन्होंने तो कुछ नहीं करा और ये क्या करेंगे। तो लड़कियों के लिए काफ़ी चुनौती रहती है। लड़के तो फिर भी आ जाते हैं, कर लेते हैं, उनको तो रिस्पॉन्सिबल बनाया ही जाता है इस चीज़ के लिए। तो रूटीन का ये था कि कॉलेज के बाद से डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू करी थी, तो बस अपना नहाना उठना थोड़ा बहुत खाना पीना ये सब रूटीन निकाल दो और सोना। उसके अलावा मेरा सारा जो टाइम था वो केवल और केवल पढ़ने में रहता था। मतलब दोस्त भी ऐसे थे सारे जो फील्ड से रिलेटेड थे, तो भटकाव वाली कोई चीज़ नहीं होती थी। घर में भी ऐसा माहौल बना के रखा था कि बस पढ़ना है और कुछ नहीं। तो पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। बस एक मोटिवेशन हमेशा ये रहता था कि यार नहीं भी आ रहा है कुछ, जैसे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ और टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये सोचती थी कि आज नहीं आ रहे तो कल कर लेंगे। लेकिन ये था कि कभी भी मैंने हार नहीं मानी कि यार नहीं करना है मेरे को या मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस एक ही टारगेट बनाया था कि मेरे को बनना है सिर्फ और सिर्फ, तो बस उसी टारगेट पे मैं अडिग रही। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि यार ये इतने साल से पढ़ रहे हैं और अपने से इतने इंटेलिजेंट हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, तो इनका हो जाएगा मेरा नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक आइडेंटिटी यहाँ पे अलग अलग होती है। जैसे आप सब भी लोग हो तो हर एक पर्सन अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है, कैपेसिटी अलग है ना, सबका लर्निंग पावर अलग है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जैसे रनिंग के लिए, तो हर किसी का अलग अलग टैलेंट है यहाँ पे। तो कभी भी किसी को कंपेयर करके अपना टारगेट फिक्स नहीं करना है और कंपैरिजन करके ये नहीं सोचना है कि यार इनका हो गया हमारा होगा कि नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं लेकिन वो जो मेन हमको प्रदर्शन जहाँ करना पड़ता है फाइनल में, वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते हैं, हो जाती है दिक्कत कई बार। और कई बार जो बच्चे इधर परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी प्रैक्टिस में, वो फाइनल डे बहुत अच्छा करके आ जाते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो करना है। तो सबसे पहले तो ये डरना वरना नहीं है कि हमसे होगा, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारी स्कूलिंग हुई है ना, कहाँ कॉलेज किया है, कितने % है, ये कोई मैटर नहीं करता। ये आपका एकेडमिक्स होता है पूरा जो आपको करना रहता है ना आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन जो आपका ये वाला फील्ड रहता है ना करियर ऑप्शन वाला, तो उसमें ये चीज़ रहती है कि जिस दिन से आपने शुरुआत करी है उस दिन से यदि आपने ठान लिया है कि यार मेरे को करना ही है, या कुछ भी हो जाए पुराना जो भी था वो नहीं देखना है, आज से शुरू करना और अभी से करना है। तो मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा हो कहीं से भी आया हो वो सिलेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हो गया है और वो केवल एक ही दम पे हुआ है कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार होगा नहीं होगा, इतना पढ़ना उतना पढ़ना। जो रिक्वायरमेंट्स थी एग्जाम से रिलेटेड वो सारी फुलफिल कर दी और दिन रात बस अपने आप को कंसीडर करके रखा कि बुक्स के साथ रहना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो ये वाला था। और मेरा एक टारगेट भी था कि यार पहली बार में बनना है, सबसे कम उम्र में सिलेक्ट होना। हालांकि रिजल्ट बहुत लेट आया तो अब तो बड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये वाला एम था। और इसको पाने के लिए बस मैंने एक ही चीज़ करी कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करी। इसके अलावा कुछ भी कोई मैजिक नहीं होता है ना, कोई चमत्कार नहीं होता है कि आप क्या कर लोगे लाइफ में। बस ये होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन रात की पढ़ाई करी है ना और दिन रात अपने गोल पे फोकस रहे कभी, तो फिर तो मेहनत और किस्मत दोनों चीज़ें काम करती है एक साथ। जैसे मेरी लाइफ में करा है तो मैं यही बोलूँगी कि हर कोई कर सकता है। और कोई भी फील्ड हो, चाहे BSc की हो, स्पोर्ट्स की हो, आपकी पुलिस वाली फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड में आप बहुत बेहतर कर सकते हो। मेरा यही मानना है कि जैसे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद निकलो तो सपने बहुत बड़े लेके निकलो, मतलब बड़ा टारगेट बना के निकलो। क्योंकि जब हम बहुत बड़ा टारगेट बना के निकलते हैं ना तो हमारी तैयारी, हमारी मेहनत और हमारी लगन, डेडिकेशन ये भी बहुत बड़ा होता है कि यार करना है। और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते भी है। चलो ठीक है, उसमें सफल ना हो पाए तो उससे बहुत अच्छी जगह हम पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स नहीं बनाना है लाइफ में, यार बस ये कर लेते हैं, बस टीचर बन जाते हैं, ये मत करो। जैसे 17 के बाद मैंने भी जैसे 17
2017 में पटवारी की एग्ज़ाम आई थी ना, और 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो मेरे को भी सबने ये बोला कि यार पटवारी का एग्ज़ाम दे दो। नो डाउट वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा पद है, लेकिन मैंने यही सोचा कि यार जब मैं पटवारी का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो डिप्टी कलेक्टर SDM ही चेयर करता है, तो मैंने सोचा कि जब मैं वो बनने की काबिलियत रखती हूँ तो मैं अभी से ये चीज़ क्यों करूँ, मैं बाद में देखूँगी ना, जब नहीं होगा कुछ तो अल्टीमेटली करेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं वही करूँगी। मैंने छोड़ दिया था एग्ज़ाम कुछ नहीं दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही एग्ज़ाम भी दिया है, केवल PSC का, कि यार मेरे को यही बनना है और जो भी होगा देखा जाएगा। और मेरे को फोर्स भी था कि यार कर लो, कोई सा एग्ज़ाम कर लो, कोई सा प्राइवेट एग्ज़ाम दे दो, या फिर प्राइवेट कंपनी में कर लो, या कोई भी छोटा मोटा जो भी जॉब का रहता है वो कर लो। तो मैंने यही बोला था कि बस एक बार मेरा रिजल्ट आने दो, एक बार मेरे को एग्ज़ाम देने दो, अगर उसमें मेरा नहीं होता है तो मैं फिर दुनिया की जो भी एग्ज़ाम रहेगी वो सब में फॉर्म डालूंगी, लेकिन जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता जब तक मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं दूंगी। और मेरे को अपने आप पे भरोसा था, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा गट्स होके बोला था कि नहीं, मेरे को ये करने दो। और फिर हुआ भी यही कि यार मेरे को एक मेंटली प्रेशर आ गया था कि यार मैंने बोल तो दिया है पर अब करना पड़ेगा, तो फिर बस उतनी तैयारी भी करी, तो वो हुआ भी कि दोनों बार रिजल्ट आया, तो दोनों बार मेरा चयन जो मैं चाहती थी उसी में हुआ था। तो मैं बस यही बोल रही हूँ जितने भी बच्चे हैं कि जो भी गोल लेके आए हो ना घर से, उसको पूरा करके ही वापस जाओ, क्योंकि आप तो अपना सपना पूरा करके पहुंच जाते हो, लेकिन आपके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, आपके साथ वाली लड़कियां हैं, लड़के हैं जो होते हैं, वो भी आपको देख के अपना सपना निर्धारित करते हैं और आके यहाँ पे बहुत अच्छा करके वापस जाते हैं। और जब हम एक एक करके सुधार करेंगे तो पूरा हमारा मोहल्ला हो जाएगा, पूरा गाँव हो जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो पूरा स्टेट है ना, पूरा नेशन है, वो सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए हमें खुद भागीदार बनना पड़ेगा। तो मेरा बस यही है कि मेरा एक ही रूल है कि अगर कुछ आए हो तो बस दिन रात की अपनी अधिक मेहनत करो, अपने आप में ट्रस्ट करो कि हम कर सकते हैं, और बस मेहनत करो। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना है आप लोगों को। जो भी आपके टीचर्स गुरु जो आपको बताते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, उन पे भरोसा करो, क्योंकि टीचर्स हमेशा ऐसे होते हैं जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, है ना। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि यार इसका बुरा हो जाए, ये कभी नहीं होता है। तो आप उन पे भरोसा रखो और लगातार मेहनत करो तो हो जाएगा। बस मैं तो यही बोलूँगी। आप सबके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो मेरे से आराम से, मैं सबको आंसर कर सकती हूँ। मैडम सबसे पहले तो क्या रेगुलर नहीं रहते ही आज आपके बच्चे तो रहते हैं, जैसे अभी शाम को सुबह इतने बच्चे, इसमें से ये मान लो 20% बच्चे शाम को आएंगे। और दूसरी बात कि ये तो फिक्स है कि रिजल्ट आया पुलिस का, और ये क्या अपना अनुमान लगा लेते हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया, उसका इंतजार करते हैं कि रिजल्ट के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा तो फिर नंबर भी अचीव नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे। तो इनको ऐसा कुछ नहीं कि ये कंटिन्यू, अब तो अपना फिजिकल नहीं होता, अब तो अपना इवेंट्स नहीं होता है, कंटिन्यू तैयारी कर दोनों टाइम आगे। हाँ देखो यार, ये नहीं करना है। जैसे हमारा अब जैसे एग्ज़ाम का अब जाके रिजल्ट आया, हम 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और 2020 में एग्ज़ाम हुआ, उस पर कोविड आ गया था, किसी को नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। लेकिन मैंने कोविड में एक दिन भी नहीं छोड़ा था पढ़ने का। मतलब मैंने सोचा कि चलो भाई आज एग्ज़ाम नहीं होगी, कल होगी, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपन पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि मेरा यही था कि एग्ज़ाम की डेट आने पे या एंड टाइम पे तैयारी नहीं करती थी कि यार चलो आज डेट फिक्स हो गई तो आज, क्योंकि तब तो सब लोग करेंगे, है ना। जो आपसे कमज़ोर है या जो आपसे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, सब लोग डेट के बाद फिक्स कर लेंगे अपना टारगेट। और जो फिर पहले से मेहनत करता है ना, वो भले कमज़ोर बच्चा हो या बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो अगर पहले से मेहनत करता है ना तो वो ज़रूर एग्ज़ाम निकालेगा। तो जैसे मैंने ये किया था कि कोविड में पूरा एक साल, थोड़े टाइम तो यहाँ था कि 10-15 दिन तो कर दिया, लेकिन मैं घर में थी और पूरे एक साल लगातार मैंने पढ़ाई की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट आया है ना, वो जो फ्री टाइम था उसमें जो मेहनत कर ली उसका ही परिणाम है। अगर मैं ये सोचती कि यार चलो अभी तो कोई पता नहीं क्या होने वाला, अपन एंजॉय करते हैं मस्त और बाद में देखेंगे जब एग्ज़ाम आएगी, तो हो सकता है कि मैं बहुत पीछे रह जाती। लेकिन मैंने अपना टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है। और हमारा एंजॉयमेंट करियर बनाने के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्टिविटी होना चाहिए जो हमें करियर बनाने में सहायता करती है। जैसे आप लोगों को यदि रनिंग वगैरह करना है तो आपके लिए यही इंजॉयमेंट होना चाहिए। मतलब अपनी पढ़ाई को ही अपना इंजॉयमेंट बना लो और वही करो ना, इसके अलावा क्या करना है आपको। तो पहले से यदि टाइम मिला है तो उसको बिल्कुल यूटिलाइज करना है, क्योंकि एंड टाइम पे नहीं होती है। उस टाइम आपको अपने आप को भी संभालना पड़ता है ना। आप घबरा जाते हैं, मानव है, बहुत सारी फीलिंग्स रहती है, डर लगता है सबसे ज़्यादा एग्जाम के करीब जब आते हैं, तो डर में हमारा माइंड काम नहीं करता है और हम फेल होते हैं फिर लास्ट में।